हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस के एनसीईआरटी में 4th चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है उसे आज क्लियर करेंगे। इसमें 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में, जिसमें हम लोग ने आधा पोर्शन पढ़ लिया था, ठीक है, समझाती श्रेणियों तक के। और इसके बाद वाला जो कार्बनिक यौगिक की नोमेनक्लेचर है, नाम पद्धति, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, इनका नाम नोमेनक्लेचर यहाँ पे देखना है। ठीक है, किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पूर्व लग्न या उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के फॉर्म में या तो लगाया जाए, ठीक है, या फिर अनुलग्न या प्रत्यय सफिक्स के फॉर्म के द्वारा संशोधित किया गया हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है या तो वो प्रीफिक्स में लगे हों, यानी कार्बनिक यौगिक जो भी होंगे उनके या तो शुरुआत में लगे होंगे या फिर उनके लास्ट में लगे होंगे, और इसी से ही उनको संशोधित किया गया होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया 4.2 के क्रियाकलाप में देखिएगा कि जो अल्कोहल का जो नाम है, जैसे कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है तथा ब्यूटेनॉल है, तो इसमें क्या है कि कार्बनिक यौगिक मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, अल्कोहल का, यानी कि OL फंक्शनल ग्रुप लगा दिया गया है। ठीक है, वो भी कहाँ पे लगाया गया है, सफिक्स में लगाया गया है। ठीक है, यानी कि बाद में उनको लगाया गया, प्रत्यय के फॉर्म में लगाया गया। तो इससे जो है यही मतलब कि यहाँ बताया गया है कि जो मूल श्रृंखला पर जो मतलब कि यौगिकों का जो नाम है ना, वो मूल श्रृंखला में जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसी के द्वारा ही वो संशोधित हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, निम्न विधियों के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। क्या 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 करते हैं? यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। जैसे कि देखिए, एक मिनट, ये है ना, 3 कार्बन है, हम लोग ने इसको देखा था। अब जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी को अगर हमें मतलब इनकी कार्बनों की जो नीड है वो 4 कार्बन की कितने जो है इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, 4 की होती है, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन दोनों का तो एक एक कंप्लीट है। इसको करने के लिए यहाँ एक से हाइड्रोजन से जुड़ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इनको 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हो गया, इन्हें भी 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम। तो ये यौगिक के नाम परमाणु की संख्या ज्ञात, मतलब कि यौगिकों के में कार्बन परमाणु की संख्या के बेस पे भी हम उनके नाम रखेंगे। तो जैसे 3 कार्बन परमाणु हो तो उनका नाम प्रोपेन हो गया। फिर वही दूसरा देखिए, फिर ये जो प्रकार्यात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। तो अब क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जब फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसको या तो हम सफिक्स में लिखेंगे या फिर हम प्रीफिक्स के साथ यौगिकों का नाम हम करेंगे, नेमिंग करेंगे। यानी कि जैसे प्रोपेनॉल लिया गया था, ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन तो रहेगा ही, ठीक है, और उसके एंड में हम क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। OH जो है वो अल्कोहल का जो है सिंबल होगा। ठीक है, तो हम इसको किस में जोड़ देंगे, हम इसको सफिक्स में जोड़ देंगे। ठीक, तो इसमें यही चीज़ है कि अनुलग्न के फॉर्म में हम इसको जब जोड़ेंगे तब इनकी यौगिकों का नाम क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा हमारा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, यानी कि इनको कैसे लगाना हो, एक तो पूर्व लग्न होगा, एक अनुलग्न यानी जो है वही सफिक्स में होगा। तो अगर आखिर में लगा हो, सफिक्स में अगर लगा हो, ठीक है, तो यदि फंक्शनल ग्रुप में अनुलग्न नाम जैसे पीछे है, जैसे अभी हमने प्रोपेनॉल का दिखाया था, तो लास्ट में जो है OH लगा हुआ था। ठीक है, और नाम जो हम बोल रहे हैं तो प्रोपेनॉल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो अनुलग्न के नाम, जो अनुलग्न के फॉर्म में यानी सफिक्स के फॉर्म में जब वो लगाओ, अगर उसका नाम AEIOU से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में E हटा करके उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा कि कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखलाओं को निम्न विधि के से नाम दिया जा सकता है। देखिए, कीटोन में भी ऑलरेडी कार्बन होता है, तो कैसे, प्रोपेन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि प्रोपेन में ई को हटा करके हम ओन, यानी कि जो कीटोन का जो सिंबल है
ठीक है, तो उसको हम सफिक्स में जोड़ेंगे तो हमारा प्रोपेनॉन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कीटोन का पहले सिंबल देखिए क्या होता है, CO कीटोन का होता है, ठीक है, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड ऐसे लगी होती है। क्या बोल रहा है, प्रोपेनॉन बोल रहा है। ऑलरेडी इसमें एक कार्बन है, तो जब इसकी श्रृंखला बनेगी तो कैसे बनेगी, C' 3 कार्बन की पूरी वो बन जाएगी, और इसमें डबल बॉन्ड O करके जो है वो कीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे H, ठीक है, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये दोनों कार्बन कंप्लीट हो गए, और इनकी ये वाले कार्बन की तो 2 यहाँ से कंप्लीट हो गए, और एक एक यहाँ से कंप्लीट हो गए, तो 4 इनकी भी वैलेंस से कंप्लीट हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रोपेनॉन का, क्योंकि हमें जो प्रोपेन होता है उसमें 3 कार्बन चाहिए होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो प्रोपेन ये हो गया। और यहीं पे ये जो ओन वगैरह होता है ये कैसे लगते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप अगर अनुलग्न यानी सफिक्स में जुड़ रहे हैं तब हम उनका जो, और इनकी नेमिंग कैसे आ रही हो, AEIOU से प्रारंभ होता हो, तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में जो ई है इसे हटा करके हम उसमें समुचित अनुलग्न, जो भी इसका अनुलग्न, जैसे ओन है तो हम ON उसका लिख देते हैं, और अगर अल्कोहल का अल यूज़ किया जाता है तो इसको अल यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है फंक्शनल ग्रुप के जो उनके अनुलग्न हैं, ठीक है, उनको जोड़ करके और उनका जो समूह होगा उसको इसी आधार पर हम उसका नेम दे देंगे। जैसे प्रोपेन का ई है, उसको हटा करके हम प्रोपेन और उसमें ओन लगा करके प्रोपेनोन कर देंगे। ठीक, तो ये था, ये थर्ड स्टेप था। उसके बाद फोर्थ में देखिए, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, जो अनसैचुरेटेड कार्बन श्रृंखला होती है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है कि कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम जो इन को सारणी के अनुसार इन या आयन में प्रतिस्थापित करते हैं। ये सारणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग आपको समराइज कर दिया गया है उनकी नेमिंग, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे कि कौन सफिक्स में जुड़ेगा, कौन प्रीफिक्स में जुड़ेगा, ठीक है, कौन पहले कौन बाद में। तो ये चीज़ है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन श्रृंखला होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली, उसमें मेनली जो एन होता है, सीधा सा एन, ठीक, जैसे कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और जो है मीथेन है, इन सब में जो एन होता है इसको हटा करके इसकी जगह या तो ईन लिख दिया जाएगा या फिर आइन से इसे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो जैसे द्विआबंध वाले 3 कार्बन श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये है 3 कार्बन श्रृंखला, ठीक है, इसमें बीच में किसी में भी अगर डबल बॉन्ड यूज़ हो गया, जैसे यहाँ पे यूज़ हो गया, तो इनको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, इनको बैलेंस करने के लिए 1 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, इनको मतलब कि 3 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोपेन है, 3 कार्बन है, अब इन उनका हटा करके डबल बॉन्ड यूज़ हुआ है इसलिए इन हो जाएगा उसकी जगह। यही सिमिलर प्रोसेस क्या होती है, अब ये डबल बॉन्ड की जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो यहीं पे ये एन की जगह आइन हो जाएगा, वाई एन ही हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो अब ये जो हमारी ये सारणी है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें यौगिकों के प्रकार दिए गए हैं और उनका पूर्व लग्न या अनुलग्न, वही सफिक्स और प्रीफिक्स है जो लगेगा फंक्शनल ग्रुप, और उसका नेमिंग चेंज हो जाएगी। और ये एग्जांपल दिए गए, जैसे पहला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, यही क्लोरीन और ब्रोमीन जब जुड़ जाते हैं तो इनको हम जो है हेलो एल्केन बोलेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, हेलोजेंस में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको जो हेलो एल्केन्स होते हैं इनको हम हमेशा पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको किस में यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स में, जैसे कि क्लोरो या फिर ब्रोमो, ये इनका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, इनका नेम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये क्या प्रोपेन हो जाएगा। अब प्रोपेन सिंपल जैसा है वैसे ही रहेगा, बस इनका जो क्लोरो है, अब क्लोरीन एंड में जुड़ा हुआ है इसलिए हम क्लोरोप्रोपेन बोल देंगे। यही यहाँ पे अगर 4 कार्बन यानी ब्यूटेन हो जाएगा तो क्लोरोब्यूटेन, 5 होगा तो क्लोरोपेंटेन, तो इस तरीके से जोड़ता जाएगा। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ तो ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ठीक है, ब्रोमो जो है इसके बाद आयोडो, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई कि ब्रोमीन और प्रोपीन, जो ये जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आते हैं, ठीक है, तो वो सारे जो होते हैं हेलो एल्केन ये किस में लगते हैं, पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स में लगते हैं। सेकंड में देखिए जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो होता है इसका जो अनुलग्न होता है ये सफिक्स यूज़ होता है, इसका अनुलग्न जो होता है वो ऑल यूज़ किया जाता है। और जैसा हमने बताया था कि जो सफिक्स में जो कि यूज़ हो रहा है, जैसे कि प्रोपेनॉल में OH एंड में इनका जुड़ा है, प्रोपेन 3 कार्बन है, OH एंड में जुड़ गया है, तो इसमें जो प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन PANE जो था उसकी जगह एन की में ई की जगह हम क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे। ठीक है, OL को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपे न प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑल जुड़ गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा।
तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर एल्डिहाइड में देखिए एल इसका जो है सफिक्स है, तो इसी में ही एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHO होता है। तो 3 कार्बन यहाँ पे CH और O, इस तरीके से ये इनका फॉर्मूला पूरा लग जाता है प्रोपेनल का, ठीक है। तो एल्डिहाइड में अल यूज़ होता है, इसलिए प्रोपेनल ई हटा करके अल यूज़ हो जाएगा। कीटोन में ओन यूज़ होता है, तो उसमें बीच में देखिए CO यूज़ हो गया है, तो इसको प्रोपेनोन बोल देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है जिसमें COOH यूज़ होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले आप ये देख लीजिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको ओइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है ना, ये इतना फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOH। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन 2 हो गए और ये जो है तीसरा कार्बन जो हो गया, तो ये प्रोपेन हो गया। अब इसमें ओइक एसिड जब जोड़ देंगे तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद आता है एल्कीन, जो ऊपर थर्ड वाले जो लास्ट वाला स्टेप था उसमें बोला गया था कि जो एल्कीन होती है, यानी कि अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड अगर आ गया, ठीक है, तो वही है प्रोपेन में इन की जगह हम हटा करके इन लगा देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। सिमिलरली एल्काइन में देखिए ये एल्कीन के लिए है, प्रोपेन में इन लगाया तो प्रोपीन हो गया, मीथेन में लगाया तो मीथीन हो गया, और एल्केन में लगाया तो एल्कीन हो गया। तो इस तरीके से होता है। और एल्काइन के लिए क्या होता है, एल्काइन के लिए वाई एन ए लग जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा तो बस वही है। अब प्रोपेन में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये प्रोपाइन हो जाएगा, फिर इसको ब्यूटेन में लगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा, हेप्टेन में लगा तो हेप्टाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, उनके जो थोड़े से एग्जाम्पल जो दिए गए थे विद उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें देखिए कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब हम उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें देखेंगे। तो इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, चूँकि हमारा जो मतलब कि मेनली हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन जो होंगे वो कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, ठीक है, अधिकांश ईंधन। अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यानी कि हम सबसे पहले कंबशन देखेंगे, और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कंबशन और यही सारी जो उसमें मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसमें ही आएगा। तो कार्बन यौगिक जो होते हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से कार्बन यौगिक जो होते हैं जो कि वो दहन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दहन यानी कम्बशन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि अपने सभी अपरूपों, ये जो कार्बन होता है वो अपने जितने भी इसके रूप हैं उन सभी रूप में ऑक्सीजन में दहन करके, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कम्बशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो जितने भी यहाँ पे कार्बन के अपरूप हैं वो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, कम्बशन करते हैं, तो वो एक तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। जब दहन की प्रोसेस होती है तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक, कार्बन तो है ही, कार्बन और कार्बन के अपरूप तो हैं ही, और कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बने वो भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को मुक्त करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो मेनली हम ये भी कह सकते हैं कि कंबशन की प्रोसेस में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा एवं प्रकाश। जब कार्बन जब जलेगा उसका चाहे कोई भी अपरूप हो, ठीक है, तो ऊष्मा एवं प्रकाश रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वही अब कार्बन की यौगिक देख लीजिए, जैसे कि मीथेन, मीथेन कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर ही रिलीज करेगा और ऊष्मा एवं प्रकाश रिलीज करेगा। फिर तीसरा देखिए यहाँ पे जो है इथेनॉल दिया गया है, इथेनॉल दिया गया है, ठीक है, इथेनॉल दिया गया है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, H2O रिलीज करेगा और ऊष्मा एवं प्रकाश। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली बार में कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कम्बशन करेगा, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा एवं प्रकाश निकालेगा। वही कार्बन के जो यौगिक, चाहे वो मीथेन हो चाहे वो इथेनॉल हो, ठीक है, ये सब जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कम्बशन करेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, ऊष्मा एवं प्रकाश साथ साथ जल भी रिलीज करेंगे। तो पहले अध्याय में अध्ययन की गई जो विधि थी, पहली तीसरी अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था, तो हम लोग ने रिएक्शंस को बैलेंस किया था, तो उसके बेस पे ये आपका वर्क भी हो गया। एक बैलेंस कर लेते हैं, बाकी का जो है वो आप दूसरी वाली आपको खुद करनी है। देखिए पहली वाली तो बैलेंस्ड है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, ये तो बैलेंस्ड है, ठीक। दूसरी देखिए यहाँ पे क्या है, CH4 है, O2 है, तो यानी यहाँ पे कार्बन जो है एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 यूज़ हो गया। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए
H2O है ना। तो ये वाली जो सेकंड वाली रिएक्शन थी इसे हम बैलेंस कर रहे थे कि कार्बन कार्बन तो दोनों जगह एक एक है, वो सही है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में 2 लिख लेंगे, 2 मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन के ले लेंगे, वही 2 मॉलिक्यूल हम वाटर के ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जब हमने लिए तो 2 2 4 हो गए। ठीक है, तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई। और वैसे भी ऑक्सीजन किसमें होती है, पेयर में होती है, इसके जितने परमाणु होते हैं। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर गई, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये भी 4 बैलेंस, चलिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 से 2 2 मिल करके 4 यहाँ पे भी हो गए। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरी वाली आपको खुद करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो क्रियाकलाप हमारा 4.3 है, ये क्या बताया। इसमें सावधानी के लिए इस क्रियाकलाप में शिक्षक की उपस्थिति मतलब ज़रूरी है। इसमें क्या करना है, एक स्पेशल लीजिए, इसमें एक एक करके कुछ कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में क्या क्या लेना है, नैफ्थलीन है, कैम्फर है, अल्कोहल है, इनको ले लीजिए। एक स्पेशल, एक जो है स्पेचुला है, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा इन कार्बनिक यौगिकों की लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाला की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए। इसमें मेनली जो मतलब कि वही ज्वाला में लेकर के जाएंगे, उसके बाद इसका प्रेक्षण करेंगे, इसको जला के देखेंगे। और प्रेक्षण कीजिए तथा लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ। यानी कि हमें क्या करना है कि स्पेचुला में लेकर के उसके बाद उसका दहन कराएंगे और उसको जो है ज्वाला के पास लेकर के जाएंगे और उसके बाद उसमें प्रेक्षण ये करेंगे कि वो जलने पर धुआं दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये एक चीज़ हमें जो है इसमें चेक करना होगा। उसके बाद ज्वाला के ऊपर धातु की एक तश्तरी रख दीजिए और इसमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तश्तरी पर कोई निक्षेपण हो रहा है, यानी कि जो भी हम लोग ने 3 जो यहाँ पे यौगिक लिए, जब उनको हमने जलाया तो उसमें अब जल रहा है तो कुछ ना कुछ धुआं या कुछ कुछ तो यौगिक ऐसे होंगे जो ज्वाला के साथ जलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें चेक करनी है। साथ ही साथ जब हम तश्तरी लगा देंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन से पदार्थ जलने पर कुछ निक्षेपण दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई भी जो है चीज़ है, कोई कैंडल है या कुछ भी अगर हम जलाते हैं तो काला काला निक्षेपण उसमें कार्बन जमा होने लग जाता है। तो यही हमें देखना है कि कौन सा पदार्थ कितना निक्षेपण दे रहा है और क्या दे रहा है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसमें क्या देखना है, इसमें एक बुनसन बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं यानी धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, बुनसन बर्नर लेना है और उसके बाद अलग अलग प्रकार की जो ज्वालाएं या धुएं जो हैं उनकी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, कि वो प्रेजेंस है कि नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कर लीजिए, बुनसन बर्नर के आधार पर ही। ठीक है, दूसरी क्या करना है, पीली कज्जली ज्वाला कब प्राप्त होती है, यानी कि जो भी पदार्थ हम जला रहे होंगे उसमें हम देखेंगे येलो और काजल वाली, जो जिसमें काजल वो जो है दे रहे हैं ना, तो वैसी ज्वाला कब प्राप्त होती है। फिर उसके बाद नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है। नीली ज्वाला आपने देखी होगी, जब जो है वो कहते नहीं है गैस सिलेंडर, जो सिलेंडर उसमें हम लोग यूज़ करते हैं किचन वगैरह में। ठीक है, जब उसको जलाते हैं तो देखा होगा स्टोव में, तो जो लौ निकलती है वो हमको ब्लू ब्लू कलर की दिखती है। तो वो भी इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, जब उनको जलाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि उनकी जो ज्वाला जो होती है उसमें और उसके धुएं में उसकी जो वायु की उपस्थिति को भी हम देखेंगे। उसके बाद उसका हम निक्षेपण भी देखेंगे कि येलो कलर की है या फिर उसमें काली कलर की, यानी कि कार्बन रिलीज़ कर रही है। उसके बाद नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो इनसे हमेशा स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जबकि जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी उनसे। ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.2 जो 4.3 हुआ था उसमें धातु की तश्तरी पर कजली निक्षेपण होगा। धातु की तश्तरी हम ऊपर लगा देंगे, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि काजल जो है इसमें जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो शुद्ध उनकी ज्वाला होती है। ठीक है, सामान्यतः वो शुद्ध उनकी ज्वाला निकलती है, यानी कि इसमें से कार्बन कार्बन निक्षेपण नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर जब जलती है उसके ऊपर अगर हम जो है तश्तरी वगैरह रखें तो हमें वो
निक्षेपण नहीं मिलेगा जो हमें, जो कार्बन जैसे कि ऑयल वाली जो चीज़ें होती हैं उनको जलाएं तो हमको प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर कैंडल वगैरह अगर जलाएं तो हमको जो प्राप्त होता है मोम वगैरह जलाने पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो और हाँ, जो ये हाइड्रोकार्बन है अगर इनका कंप्लीट दहन नहीं हुआ, कंबशन, तो अपूर्ण अगर दहन हो रहा है, कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड, ये भी कज्जली ज्वाला यानी कि जिसमें काजल उपस्थित होगा, कार्बन जो कार्बन के पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो वहाँ से निकलेगी। तो घरों में उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, ठीक है, वायु के छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक, तो जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जल करके स्वच्छ नीली ज्वाला देता है, ठीक। तो ये जो वायु छिद्र होते हैं उससे होता ये है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध जितने भी मिश्रण होंगे वो जल जाते हैं और स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यदि किसी बर्तन के तले तले काले हो जाते, इसकी पेंदियाँ जो होती हैं वो काली होती हुई दिखाई दें, तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है। मतलब इसका अर्थ यही तो होता है कि जो वायु छिद्र जहाँ से वायु इजीली निकल करके जल करके निकल जाती वो बंद है, ठीक। तो उनकी बंद होने, उनके अवरुद्ध होने तथा ईंधन का व्यर्थ हो रहा है कि मतलब वो बंद है तो ज्वाला जो है वो पूर्ण रूप से जल करके बाहर निकल नहीं रही है, तो ईंधन क्या होगा, उसका व्यर्थ ही हो रहा है, ठीक है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो है ये कोयला और पेट्रोलियम जो होता है, इस तरीके के जो ईंधन होते हैं इनमें क्या क्या कौन कौन सी जो है गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। जब इनका दहन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये इनके ऑक्साइड्स बना लेती हैं जो कि प्रमुख प्रदूषक का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हम क्या जानेंगे कि क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जलते हुए पदार्थ हैं क्या वो ज्वाला ज्वाला उत्पन्न कर रहे हैं, और अगर मतलब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही चीज़ है। क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या आपने कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिएगा कि लकड़ी अथवा कोयले का जो जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जब लकड़ी या कोयला जलता है तो इसे ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ ही मोमबत्ती या गैस स्टोव की जो एलपीजी होती है वो जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है, ठीक है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला जो कोयला होता है या फिर तारकोल जो होता है वो कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है, ठीक। हालांकि वो हीट देता है लेकिन वो लाल रंग के समान उज्ज्वल एकदम चमकता होता है, और वो बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। वो जलते जब स्टार्टिंग होती है जलने में तब तो ज्वाला निकलती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जलने की वो प्रोसेस हो रही होती है। लेकिन जब वो कंप्लीट जल चुका होता है, मतलब जलने के बाद वो एकदम लाल तप्त हो जाता है, तो तब वो जो है वो ज्वाला नहीं निकाल रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से वो ऊष्मा देता है, कंप्लीट ऊष्मा। और वही हमने देखा कि गैस स्टोव में जब तक कि वो कंप्लीट पूरी एकदम ज्वाला के साथ वो गैसेस जलती हैं और फिर उसके बाद हमको हीट प्रोड्यूस मतलब हीट उसमें जो है मिलती है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि क्या हुआ कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं जब वो जलते हैं तभी जो है ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। तभी तो जब जलाते हैं तो शुरुआत में जलते हैं तो उसमें जितने वाष्प भाप बनने वाले जितने पदार्थ होते हैं वो भाप बन करके उड़ जाते हैं, ठीक है। और वो आरंभ में जो मतलब कि ज्वाला के साथ वो जलते हैं, ठीक। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है। जो गैसीय परमाणु होते हैं उनको जब ताप दिया जाता है तो एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है जलती हुई, तथा उज्ज्वल होना आरंभ करती है, मतलब एकदम चमकना जो है आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जब जलती हैं तो वो अलग अलग रंग की गैसेस, मतलब कि जो ज्वाला की जो प्रकृति होती है, ठीक है, और उसका जो रंग होता है वो पदार्थों की जो उनके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उन पर निर्भर करता है। तो तत्वों के प्रत्येक तत्व के द्वारा ही जो तत्व होते हैं उन्हीं के द्वारा ही जो है ज्वाला का जो रंग होता है वो उसी पे ही निर्भर करता है, ठीक है। जैसे गैस स्टोव की जो ज्वाला होती है उसमें तांबे के तार को जलाने पर का प्रयास किया
कीजिए। क्या गैस स्टोव की ज्वाला होती है, उसमें जो तांबे का तार है उसको जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। तांबे का तार भी जो है वो जो है मतलब लौ के साथ वो भी जलेगा, लेकिन उसकी जो लौ है उसका जो है उसका जो कलर होगा उसको देखिएगा। आपने देखा होगा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। काजल जो बनाया जाता है वो किससे होता है, अपूर्ण दहन से होता है। कंप्लीट जो है इसमें कमीशन नहीं हो पाता है। तो इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीली रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे। मोमबत्ती की पीली रंग की जो ज्वाला निकलती है इसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि बीच में एक थ्रेड रहती है। तो क्या होता है इसमें बीच में एक थ्रेड रहती है और साथ ही साथ जो उसमें जो मोम होती है जिस लगी रहती है वो भी पिघल रही है, तो कुछ ना कुछ उसका पदार्थ जल तो रहा ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कज्जल उत्पन्न करती हैं। मोमबत्ती की लौ के ऊपर अगर हम लेकर के जाएंगे कोई प्लेट या तश्तरी वगैरह, तो हम देखेंगे कि उसमें जो है काला काला उसमें एकत्रित होने लग जाएगा। वही अगर हम तेल की अगर बत्ती बनाते हैं, ठीक है, तेल की बत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा काजल प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो जो है अपूर्ण दहन उसका कम्प्लीटली होता है। ठीक है, और जो है पूरी तरीके से मतलब अपूर्ण दहन उसमें जो है तेल का हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से काजल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर जो मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला मोमबत्ती की भी होती है, अगर हम जो है तेल की जो बत्ती बनाते हैं उसकी भी पीली येलो कलर की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पदार्थ दिए गए, जैसे यहाँ पे देखिए कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, इसको हम देखें। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। ठीक है, जो विभिन्न जैविकी तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। जैव मात्रा मतलब जो जीवित पेड़ पौधे जंतु ये सब जो हैं किसी भी प्राकृतिक घटना के स्वरूप वो अगर मर करके दब गए हों ज़मीन के नीचे, ठीक है, कई सालों तक के उनके दबे रहने के बाद उनके जो शरीर के जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो वही जो है क्या है लाखों वर्ष पुराने। तो ये सब ये जो प्रोसेस होती है ना पेट्रोलियम और कोयले की बनने की प्रोसेस, ये लाखों वर्ष पुरानी होती है। तो कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, ठीक है, और फर्न और अन्य पौधों का अवशेष होता है, साथ ही साथ जो एनिमल बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनका भी है। तो संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे। ठीक है, ये क्या होता है कि यही सारे हादसे होते हैं, चाहे भूकंप आया हो चाहे ज्वालामुखी फट गया हो, तो जो वहाँ के जो जीवित प्राणी हैं वो उसमें से मर करके चट्टानों में दब करके चट्टानों की परतों के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, तथा धीरे धीरे क्षय होकर के ये क्या बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। अब तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। ये जो तेल और गैस जो है वो क्या है, लाखों वर्ष पुराने का ही, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना पेट्रोलियम के लिए तेल और जो है कोयला बनने की, ये बहुत पुरानी मतलब लाखों वर्षों में जा करके ये बन करके तैयार होता है। तभी तो इसे कहते हैं ना कि ये जो है ये मतलब कि इसका जो चक्र है ये यूजुअल कि एक सीमित जो मतलब कि इनकी जो कंडीशन है वो एक सीमित लेवल है इसका, और ज़्यादा अगर इनका दोहन किया जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या है, इनके उनके मृत होने पर उनके शरीर जो है वो समुद्र तल में डूब गए या फिर गाद में ढक गए। मतलब जब वो मर गए तो उनसे क्या हुआ कि शरीर में या तो उनके शरीर समुद्र तल में दब गए या डूब गए, ठीक है, या फिर जो गाद होगी जो तलछट होगा उसके नीचे दब गए। तो यही जो भाई ये चट्टानें कैसे बनती है, तलछटों के ही जमा होने से तो बनती हैं। ठीक है, तो उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण क्या क्या चीज़ें हुई। एक तो पहले तो बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। ठीक, उसके बाद प्रबल दाब प्रेशर, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो एक के ऊपर चढ़ती चली जाएंगी, तो क्या होगा कि जो नीचे वाली जो स्थिति नीचे वाले लेवल पे जो भी अवशेष होंगे वो जंतु के होंगे एनिमल के होंगे जो भी हैं, उनमें प्रेशर बहुत पड़ेगा, तो प्रबल प्रेशर हाई प्रेशर एकदम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ और इसी बीच जो गाद है वो धीरे धीरे दब करके चट्टान बन गई। यही गाद जो जो मलबा जो होगा वो धीरे धीरे जम करके, क्योंकि परत 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 चढ़ती चली जा रही है, तो धीरे धीरे जो है जम करके वो क्या बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। ठीक भाई, आपने ये देखा होगा कि जो तेल और जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, गैस तेल का तो आप लोगों ने सीधे से देखा होगा कि वो पानी में, ठीक है, पानी में वो ऊपर एक अपनी लेयर बना लेता है, ऊपर जो है वो तैरने लग जाता है। ठीक है, तो यही है कि चट्टान की छिद्र भागों से, चट्टान में जो छेद वाले जो भाग होंगे वहाँ से तेल और गैस का रिसाव होता है, वो निकल आती है और ये पानी में स्पंज की तरह फंस जाते हैं। ठीक है, इनको बस फिर ऊपर से निकाल लिया जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। तो भाई यही देखिए कोयला और पेट्रोलियम जो होता है वो तभी बनता है जब जो है ये जो जीवित चीज़ें हैं वो पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों, इनके कई वर्षों से या कई लाख वर्ष जो होते हैं
उसमें जो है इनके ज़मीन के नीचे दब जाने के बाद ही ये सारी जो प्रोसेस है ना, हाई प्रेशर बैक्टीरिया का आक्रमण, तो इन सब से क्या होगा कि ये धीरे धीरे इनका क्षय होता जाएगा और वो इन पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीकरण की प्रोसेस। ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसे एक बार फिर देखेंगे, जो ऊपर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे क्रियाकलाप में। देखिए इसमें हम विद एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एक परख नली में लगभग 3 ml एथेनॉल लेंगे। अभी तक हम लोग नॉर्मल एक कार्बन ले रहे थे और कार्बन के हम लोग प्रोसेस कर ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कार्बन के जो यौगिक हैं उनके बेस पे हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 ml एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या था कि जो है वो CH2 और OH, ये तो था, ये क्या था, इथेनॉल का था, ठीक। ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल जो है उसको हम 3 ml ले लेंगे। इसे जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म करेंगे। जो वो जो है बॉइलिंग ट्यूब होती है उसमें रख करके इसको गर्म करेंगे। उसके बाद इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो होता है, ठीक है। तो ये जो KMnO4 होता है इसका हम क्या करेंगे, ये इसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। तो इसको हम इसका 5% एक एक करके बूंद डालेंगे, 5% डालेंगे। डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है, उसके बाद अधिक मात्रा डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है। देखिए होता ये है कि शुरू शुरू में जब एक एक करके बूंद डाली जा रही है ना, तो शुरू शुरू में जब इथेनॉल में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, इसकी बूंदें जब डाली गई तो वो गायब होती गई। धीरे धीरे उसका लेवल, उसका कंसंट्रेशन जब बराबर होने लग गया इथेनॉल के, फिर वो उसका जो है पिंक कलर आने लगा, फिर धीरे धीरे। और तो यहाँ पे क्या, अधिक मात्रा जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दी तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो लुप्त क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो आगे देखेंगे इसमें क्या है। देखिए प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। दहन करने पर, कंबशन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम कंबशन करते हैं, तो इसमें इजीली जो है हम ऑक्सीजन को जो है ज्वाइन करके इनका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल है, ये ऑलरेडी जो है अल्कोहल यहाँ पे ले लिया गया है क्योंकि ये कार्बन की यौगिक है। और इसको क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बदलेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण की प्रोसेस के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप खुद देखिएगा किसकी, और हाँ प्रेजेंस यहाँ पे दी गई है, चाहे आप बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस लीजिए और हीट दीजिए, या फिर जो है यहाँ पे एसिड K2Cr2O7 जो है इसकी लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में और हीट प्रोड्यूस करेंगे तो जो इथेनॉल होगा वो इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल 2 हो गए। कार्बन कार्बन तो चलिए बैलेंस्ड है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बस खाली इसमें क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है। तो वो कैसे, हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ही हम ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन जब दे देते हैं तो वही ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जो ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये अल्कोहल जो होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैटलिस्ट है। तो यही जो कैटलिस्ट हैं, ठीक है, ये करते क्या हैं, ये ऑक्सीकारक, ये अम्लों में जो अल्कोहल है उसको अम्लों में, ये एथेनोइक एसिड है ना, तो अम्ल में ये परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आरंभिक पदार्थ जो होगा यानी अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इस वजह से इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये अपनी ऑक्सीजन देकर के इसमें जो है एसिड बना देते हैं। तो अल्कोहल में बस एक ऑक्सीजन बढ़ गई है। तो इनकी जो प्रोसेस है पूरी विद रिएक्शन के बाद ही ये समझ में आएगी। बस बेसिक हमें इतना समझना है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कैटलिस्ट दिए गए हैं, दो के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, बेसिक और एसिड दोनों ही फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है ये प्राथमिक जो है रिएक्टेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ करके तो ऑक्सीकरण की प्रोसेस करके जो है एसिड प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यही जो है ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब दूसरी यहाँ पे हम देखेंगे संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए इसमें पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, उनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। देखिए ऊपर वाले में ऑक्सीकारक में क्या था, ऑक्सीजन जोड़ करके ऑक्सीकरण की प्रोसेस कर ली गई थी, और अल्कोहल से क्या मिल रहा था,
एसिड मिल रहा था, COOH, वो एक एसिड मिल रहा था। यहाँ संकलन अभिक्रिया में क्या हुआ कि जो पैलेडियम और निकल है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो कैटेलिस्ट है इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। जब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बॉन्ड अपने आप कट जाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, ठीक है। और उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया, ये जो कैटेलिस्ट होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण जो अभिक्रिया जो होगी उसकी वो भिन्न दर से, अलग अलग जो है उनकी जो दरें होंगी, अलग अलग स्टेट होंगी, भिन्न दर से ये आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। अब निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेल, देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि जो निकल उत्प्रेरक है, जो निकल कैटेलिस्ट है, जब इसका यूज़ किया जाता है तो इसका उपयोग करके साधारणतः जो वनस्पति तेल होते हैं ना, तो वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण की ये अभिक्रिया, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी, तो उसका जो है उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन जोड़ करके हम हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया करते हैं और वनस्पति तेल बनवाते हैं, ठीक है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, एक लॉन्ग जो है अनसेचुरेटेड पूरी सीरीज होती है, और जबकि जो जंतु वसा होती है, जो फैट होती है, ठीक है, उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। जो एनिमल फैट होती है वो दूध की हो या जिसकी भी हो, ठीक है, तो उसमें जो है उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो इन दोनों में की जो सेचुरेटेड कार्बन श्रृंखला है और अनसेचुरेटेड कार्बन श्रृंखला, जो उनमें जो फैट हैं या ऑयल है उनमें जो पाई जा रही हैं, इनका बेनिफिट्स क्या है। तो पहले आप यहाँ देखिए, ये जो है अनसेचुरेटेड फैट है, ठीक है, तो जो है असंतृप्त, तो ये डबल बॉन्ड है, ये निकल उत्प्रेरक के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जोड़ देती है कि यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक कर देता है। जैसे ये हाइड्रोजन जोड़ती है तो ये यहाँ पे सिंपल जो है जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला जो अनसेचुरेटेड दिया था वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापन जो है उनमें कहा जाता है कि जो वनस्पति तेल है वो स्वास्थ्यवर्धक है, ये एक हेल्दी जो है ऑयल होता है। क्यों होता है? क्योंकि साधारणतः जंतु में जो वसा में जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो मतलब कि जंतु वसा जो होती है इसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, सेचुरेटेड जो है फैट होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसीलिए भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट वाले एसिड, वो जो है अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तभी जो वनस्पति घी होती है या वनस्पति तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, ये अनसेचुरेटेड इसमें फैट होती है, ठीक है, तो ये जो है हेल्थ के लिए मतलब कि हेल्दी होते हैं, और जो सेचुरेटेड होते हैं ये जो है हेल्दी नहीं होते हैं। सॉरी, जो सेचुरेटेड होते हैं वो हेल्दी होते हैं, जो अनसेचुरेटेड होते हैं यानी कि एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया संतृप्त वसा, तो संतृप्त वसा अम्ल यानी सेचुरेटेड वसा अम्ल, ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अनसेचुरेटेड जो होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो सिंगल नहीं सॉरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये जो होंगे ये जिसमें वनस्पति अम्ल या वनस्पति घी वगैरह आ जाएगी, ये हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम लोगों ने पीछे भी काफ़ी जो है काफ़ी बार 2-3 बार प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होंगे या जो स्ट्रॉन्ग जो है अभिक्रिया करने वाले होंगे वो जो है वीकेस्ट जो पार्टिकल होंगे उनको प्रतिस्थापित कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, कैसे? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करते, जो सैचुरेटेड होते हैं वो अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करते सिंगल बॉन्ड वाले, तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये अक्रिय होते हैं। मतलब अक्सर करके क्या होता है कि ज़्यादातर जो अगर कैटेलिस्ट यूज़ किए जाएं तो ये अनअभिक्रिया अक्रिय होते हैं, कोई क्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में संकलन होता है। यानी कि ये समझिएगा कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब इनका जो है इनकी प्रोसेस होती है तो इनका तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें इनका संकलन होने लग जाता है। कि यानी कि जो है यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन दिए जाते हैं, जैसे मीथेन, यहाँ पे कैसे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये जो है उनका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता रहता है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, ठीक है। तो ये सूर्य की उपस्थिति में बड़ी तेज़ी से ये वाली प्रोसेस होती है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को उसको प्रतिस्थापित कर देती है। तो इसी को ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जो है हाइड्रोजन जो है, जैसे यहाँ पे दिया गया CH4 की किसके साथ रिएक्शन हुई? क्लोरीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? जो लाइट का सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में, HNU की। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे? जो CH4 है इसका एक हाइड्रोजन इसने प्रतिस्थापित किया, CH3Cl बन गया, ठीक है। और
प्लस HCl निकल गया। यही प्रोसेस लगातार होती रहती है। दूसरी स्टेप में मान लीजिए फिर हुआ तो हम क्या करेंगे, CH3Cl की फिर से रिएक्शन करवाएंगे Cl2 से। तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार CH2Cl2 हो जाएगा और प्लस फिर से HCl निकल जाएगा। तीसरी बार में CH2Cl2 जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे फिर से Cl2 से। तो इस बार क्या हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा और फिर से HCl निकल आएगा। और लास्ट में अभी एक और हाइड्रोजन बचा ना, जब तक कि हाइड्रोजन सारे नहीं गायब हो जाते तब तक के जो क्लोरीन है वो अपनी रिएक्शन करता रहेगा। ठीक है, इनको भगाई के दम लेगा। तो उस लास्ट वाले में CHCl3 जो है इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से जब होगी तो इसमें CCl4 प्राप्त होगा। ठीक है, और HCl रिलीज हो जाएगा। तो ये थी, यहाँ पे क्या था कि यही जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसी को ही कहते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु समूह, या तो परमाणु या परमाणु समूह, वो दूसरे का स्थान लेता चला जाएगा, तब तक के लेगा जब तक कि दूसरा वाला जो है एकदम गायब ही ना हो जाए, उसके पूरी तरीके से दखल कर दें, मतलब कि उनको बर्खास्त पूरी तरीके से उनको हटा देना है। ठीक है, भगा देना। साधारणतः उच्च समायोजित जो एल्केन होते हैं, समजातीय एल्केन, उच्च समजातीय एल्केन के साथ उनके उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है, उच्च समजातीय जो एल्केन होते हैं जैसे कि मीथेन यहाँ पे दिया गया, उनकी क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl बना। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसको देखिएगा। इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, जिनको हम लोग ने अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी थोड़ा बहुत इसको देखा था। ठीक है, तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है इनके हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इनके बारे में पढ़ेंगे। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक जो एथेनॉल है या एथेनोइक एसिड है इनके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो पहला हम देखेंगे एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या है, एथेनॉल कक्ष के ताप पर, ठीक है, द्रवावस्था में होता है, कैसे, लिक्विड फॉर्म में होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें। एथेनॉल की गलनांक एवं क्वथनांक जो कि सारणी में नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उससे भी हम देखेंगे। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। जो नॉर्मली अल्कोहल यूज होती है ना, वो इथेनॉल ही होती है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तथा यह सभी अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ होते हैं उनका महत्वपूर्ण अवयव होता है। मेन कंपोनेंट जो होता है वो इथेनॉल होता है। इसके अतिरिक्त ये एक, तो हम इसको अल्कोहल भी कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो ये इथेनॉल होता है वह एक अच्छा विलायक भी है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अच्छा विलायक भी है, किसी भी तरीके की कोई भी मटेरियल हो उनको मोस्टली जो है उनको ये अपने में घोल लेता है। इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने, आपने ध्यान दिया होगा कि कफ सिरप जो होता है उसमें अल्कोहल होता है, यानी कि इसको अगर आप पियेंगे तो जो है वो थोड़ी देर बाद उसको अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा हो गई तो नींद आने लग जाती है। तो कफ सिरप है या टॉनिक है आदि में, आदि जैसी जो औषधियाँ होती हैं उनमें जो है ये जो इथेनॉल है इसका यूज़ किया जाता है, कि इसमें और जो पदार्थ होते हैं वो ईजिली घुल जाते हैं, अच्छा विलायक होता है। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु इथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे, देखिए डाइल्यूट की बात की जा रही, कंसनट्रेटेड का तो और ही मामला बुरा है। तो जो डाइल्यूट इथेनॉल होता है उसकी थोड़ी सी भी मात्रा नशा तुरंत तारी कर लेती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत कम लेवल में जो है कफ सिरप में यूज़ होता है लेकिन फिर भी नींद आने लग जाती है। हालांकि अल्कोहल जो पीना निंदनीय है, अल्कोहल को यही तो कहा जाता है कि इसको ना पीजिए, तो ये समाज में अगर देखा जाए तो ये निंदनीय है, लेकिन फिर भी समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। अब तो प्रेजेंट टाइम में भाई जो सब फैशन में पीते हैं। लेकिन शुद्ध एथेनॉल, परिशुद्ध जो अल्कोहल होता है जिसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, उसको थोड़ी सी भी मात्रा ये घातक सिद्ध हो सकती है। एथेनॉल का जो प्योर कंसनट्रेटेड जो फॉर्म होता है एकदम शुद्ध वाला, उसमें थोड़ी सी मात्रा भी उसकी घातक सिद्ध होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप जानते होंगे कि जो लिवर से संबंधित जो परेशानियाँ होती हैं ना, अक्सर करके जो अल्कोहल जो है जो लेते हैं, अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो लिवर पे ही पड़ता है। अब किडनी जो है वो तो भैया एक जो है ऑपरेशन करके निकाल दो तो एक से इंसान चल जाएगा, लेकिन जो लिवर होता है ये एक ही एक लौता होता है। ठीक है, इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको एक्सचेंज कर लें। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन कम करें या फिर ना ही करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप है इसमें देखिए 4.6 में शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन, इसमें देखिए लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े का इथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल में डालिए। तो यहाँ पे क्या करना है, लगभग 2 चावल के आकार के बराबर के सोडियम के छोटे टुकड़े लीजिए, उसको अल्कोहल यानी कि एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल में डालिए।
क्या आप क्या जो है इसमें प्रेक्षित करेंगे, उसमें क्या देखेंगे जब आपको इसमें डाल देंगे। उसके बाद उत्सर्जित गैस की आप जांच करेंगे, अगर गैस इसमें रिलीज हो रही है तो उसकी भी आप जांच करेंगे। तो अब हम देखेंगे एथेनॉल से जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो देखें। तो देखिए सबसे पहले ये सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम का भी जो हमने टुकड़ा लिया तो इसके साथ एथेनॉल की क्या अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम के, ठीक है, और उसकी जो है एथेनॉल के भी हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। जब इसकी जो है सोडियम से रिएक्शन हुई तो हमारा क्या बना, एथेनॉल का जो H निकला तो ओ पे मतलब कि इसका बाकी का जो फॉर्म है इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से जो H निकला है वो यहाँ पे H मिल गया, और जो Na यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल है ना H के वो निकले हैं तो H2 बन जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल इसी वजह से Na के लिए गए तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ये ही यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि जब अल्कोहल की सोडियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। जब इथेनॉल के साथ जो अभिक्रिया होती है सोडियम धातु की तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। तो कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। देखिए अगर इस अभिक्रिया की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो मेनली हमने ये देखा कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल में ही हाइड्रोजन है, और इसी में ही इसीलिए हमने 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के लिए इसी में से ही 2 हाइड्रोजन जो 2 हैं वो बाहर निकल जाएगी तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि अगर अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखें तो क्या है कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन दे रहा है। तो यही है, धातु से पूरा इथेनॉल की ही अभिक्रिया हो रही है जो कि हाइड्रोजन भी रिलीज कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं उनकी अभिक्रिया में क्या होता है। 443 जो केल्विन तापमान पर इथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के इथीन बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसके बनाने की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, तो 443 केल्विन ताप पर इथेनॉल को जब अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सांद्र बहुत ज़्यादा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वो भी H2SO4 के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के पूरा जो जल होता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, इथीन बन जाता है। ठीक है, जल निकलने की वजह से ही जो है इथीन बन जाता है। इथेनॉल हमारे पास ये फॉर्मूला है CH3CH2OH। ठीक, अब इसमें हम सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखिए H2O में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे, यहाँ पे OH सीधा सीधा यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, और इस वाले से एक हाइड्रोजन निकल आएगा। तो हमारा H2O तो कंप्लीट हो गया, 2 हाइड्रोजन मिल गए और एक ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। तो देखिए इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, यानी कि वाटर को पूरी कंप्लीटली एथेनॉल से बाहर निकाल देने का काम करता है, जो कि एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये निर्जलीकारक की तरह काम कर रहा है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे देखिए सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जो सजीव प्राणी है वो उसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, उन पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो धीमी हो जाती है, तथा केंद्रीय तंत्र का तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। मेनली हमारा जो सेंट्रल ब्रेन होता है ना, उसी पे ही ये सीधा इफेक्ट करता है, तो वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। और इसके फलस्वरूप होता क्या है, समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा और उनीदापन, दिन भर सोते रहते हैं लेकिन नींद कंप्लीट ही नहीं होती है। ठीक है, मतलब हमेशा नींद लगी रहती है। सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना, एकदम सोच समझ एकदम गायब हो जाना। ठीक है, उसके बाद एवं भाव शून्यता आनी, उनको कोई फील ही नहीं होगा, कोई फीलिंग ही नहीं होगी, भाव ही नहीं होगा कुछ। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, जैसे ये अल्कोहल का सेवन कर लिया, ठीक है, उनको राहत तो महसूस हो रही है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसकी सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं अल्कोहल की सेवन से। एथेनॉल के विपरीत मिथेनॉल भी थोड़ी सी मात्रा, आप देखिए जैसे एथेनॉल है अल्कोहल, इसमें हमने मेनली एथेनॉल के बारे में ये देखा था कि वैसे तो इसकी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, वो सारे हमने बेनिफिट्स भी पढ़े थे। ठीक है, और जो है अगर डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल की जो है अगर थोड़ी सी भी मात्रा ले ली जाए तो उससे सीधी मृत्यु हो जाएगी। मिथेनॉल तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो अगर उसकी ज़री सी भी मात्रा ले ली जाए ना तो सीधे मृत्यु हो जाएगी। तो यकृत में मिथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के, ये दोनों इथेनॉल हो एल्कोहल हो, इथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इथेनॉल हो या अल्कोहल हो वही मतलब, तो वो हो या फिर मीथेन हो, ये इफेक्ट सीधे किसको करेंगे,
जो हमारी जो लिवर है उसी पे ही टारगेट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो मीथेनॉल है ये डायरेक्टली जो हमारा लिवर है उससे ऑक्सीकृत होकर के मीथेनल बना लेता है। उसमें जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीकृत होकर के मिथेनल बना लेता है। मिथेनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करते हैं। जो यकृत की कोशिका के घटक होते हैं उसके बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करने लगता है, और इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है। बहुत तेज़ी से ये अभिक्रिया करता है, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है मेनली हर सेल का जो मेन जो है इसका सेल का जो पदार्थ होता है, ठीक है, लिक्विड जो पोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जैसे कहते हैं, उसको स्कंदित, उसको जमाने लग जाता है। कैसे, जैसे देखिए स्कंदन कैसे हो रहा है, जिस प्रकार पकाने पर, जैसे हम अंडा है, अंडे को जब हम बॉयल करते हैं तो पकने के बाद जब ऐसे कच्चा रहता है तो पूरा लिक्विड फॉर्म में पूरा येलो वाला पोर्शन अलग होता है, वाइट वाला अलग होता है। वही अगर हम इसको बॉयल कर दें तो पूरा एकदम स्कंदित होकर के एकदम जम करके वो पूरा जो है एक अंडे का शेप, बॉयल एग बन जाता है, कठोर, ठीक है। तो जैसे अंडा स्कंदित होता है बिल्कुल वैसे ही जो है ये जो मिथेनल होता है वो का जो लिवर जो है उसकी अभिक्रिया, उसकी जो सेल्स होती हैं उनके साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है कि उन सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको स्कंदित कर देता है। और मिथेनल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है। जो आँखों की जो है मतलब आई का सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको बहुत तेज़ी से ये प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। और इथेनॉल एक महत्वपूर्ण, ये किसकी जो है साइड इफेक्ट थे, मीथेनॉल के थे, ठीक है, जिसमें मिथेनल जो है उसका जो वो जहरीला पदार्थ बन रहा है। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक विलायक इसको बोला गया है क्योंकि इसमें जो है मटेरियल को घोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार इथेनॉल का दुरुपयोग करने से, मतलब कि जो औद्योगिक रूप में जो इथेनॉल का यूज़ हो रहा है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मिथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। मतलब कहने का है कि जो औद्योगिक उपयोग में जो इथेनॉल का यूज़ हो रहा है, अब उसको जो है मतलब कि उसका दुरुपयोग किया जाए अगर, तो उसको रोकने के लिए मिथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य ना रह जाए, ठीक है। मतलब कहने का है वही है कि अल्कोहल है इसका इतना ज़्यादा सेवन हो रहा है कि बस उसमें जो है मिथेनॉल अगर मिला तो वो पीने योग्य ही नहीं रह जाएगा। अल्कोहल की पहचान अगर करनी है तो उसमें हम रंजक मिला करके इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। अल्कोहल की जो पहचान की जाती है तो इसमें रंगत पदार्थ मिला करके इसको ब्लू कलर कर दिया जाता है। वैसे तो हम देखेंगे तो अलग अलग जो ब्रांडीज, मतलब कि कहने का मतलब है कि अलग अलग वैरायटीज़ के जो अल्कोहल आते नहीं हैं तो ब्रांड के, तो विस्की है और अलग अलग तरीके की, तो उसमें हम देखेंगे कि इसका कलर भी अलग अलग होता है। हालांकि जो अल्कोहल की यहाँ पहचान के लिए उनको ब्लू कलर रंजक दे दिए गए हैं, ठीक है, स्टेनिंग बस दे ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ईंधन के रूप में अल्कोहल कैसे है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ना क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल लेता है। कैसे, ये भी हम देखेंगे। गन्ने का रस मेलिसस जो सिरा होता है इसमें बनने के उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। गन्ने का जो रस होता है वो मेलिसस बनाने के लिए उसके उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। गन्ने का रस मेलिसस बनाने में उपयोग लाया जाता है, और इसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल इथेनॉल तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा कि शराब जो होती है, जो बियर बनाई जाती है, वो अलग अलग या तो अंगूर की होती है या गन्ने की होती है, ठीक है। और कई सारे जो पदार्थ होते हैं उनकी ये जो है अलग अलग तरीके से बनती हैं। तो यहाँ पे तो इसी में ही जो अल्कोहल है उसको तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिला करके उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है पीने के लिए तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेनली अल्कोहल को मिला करके, ठीक है, अल्कोहल में पेट्रोल को मिला करके इसको स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। जब इसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इथेनोइक एसिड के गुणधर्म। तो हम लोग ने इथेनॉल की जो प्रॉपर्टीज़ थी इसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इथेनोइक एसिड जो है इसको देखते हैं। तो देखिए इथेनोइक एसिड का आप पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या था, CH3, ठीक है, COOH। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सफिक्स लगा है ये ओइक एसिड का है। CH3 और 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो आप देखें इथेनोइक एसिड को सामान्यतः एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये जो इथेनोइक एसिड होता है इसी को ही हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह अभी हम लोग ने देखा COOH कैसा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, तो इससे संबंधित है।
एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलियन को सिरका कहा जाता है। ये जो एसिटिक अम्ल है इसमें 3 से 4 जो है % विलियन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अचार जो होता है उसको सेफ रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तभी तो सिरका जो बनाया जाता है वो इसीलिए तो बनाया जाता है, सिरका मिला लो तो अचार खराब ही नहीं होगा। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 जो है यहाँ पे कैलोरी होता है, ठीक है। जो एकदम शुद्ध जो है एथेनॉइक एसिड होता है इसका गलनांक यहाँ पे दिया गया मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में भी ये जम जाता है, ठीक है। शीत के दिनों में ये जम जाता है। कौन? एथेनॉइक एसिड जो होता है, जब ये ठंडी जलवायु होती है तो इसमें जो है ये जम जाता है। हालांकि ये जो अल्कोहल होता है ये नहीं जमता है। आपने देखा होगा, अगर जो है आपने आइस एज मूवी अगर देखी है तो आइस एज मूवी में एंड टाइम में जब वहाँ पे आइसिंग मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो पड़ती है तो वो लोग जो है उनके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग बियर ही पी रहे होते हैं, ठीक है। तो इस इतनी ठंड में भी वो बियर जमती नहीं है, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इथेनॉइक एसिड है वो ठंड जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ग्लेशियर्स की तरह ये पूरा जम गया, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। क्या मतलब कि चूंकि देखिए अम्ल जो बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है उसके जो समूह का अगर अभिलक्षण देखा जाए, उसकी जो क्वालिटीज़ देखी जाए तो उसकी ये जो है इसकी, ठीक है। तो ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो कर रहा है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक एसिड दुर्बल अम्ल है। अगर खनिज बाकी के जो एसिड हैं उनके बेस पे अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड में आता है। खनिज अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। ये खनिज यौगिक में आते हैं। ये पूरा H+ और Cl- जो जितना तेज़ी से आयनीकृत हो जाते हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा जो है H+ आयन रिलीज़ करेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वहीं पर दी गई है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है उन्हें देखें। सबसे पहले हम 4.7 का देखें। इसमें दिया गया है लिटमस पत्र पर, लिटमस पेपर जो है इसमें सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच की मान कीजिए। देखिए यहाँ पे पीएच मान, हमें पीएच मान के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें मेनली हमें क्या करना है कि जो हमारा वही जो है सार्वत्रिक सूचक जो होगा हमारे पास, जो हमारी पीएच स्केल होगी इसके बेस पर हम ये देखेंगे कि जो तनु डाइल्यूट एसिटिक एसिड है उसका जो मतलब कि उसका पीएच कितना है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl उसका पीएच कितना है। तो इनके पीएच की मान गिरेंगे। उसके बाद क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? जब लिटमस पेपर का जो टेस्ट किया जाता है तो क्या दोनों ही अम्ल उसमें जो है हाईलाइटेड होते हैं? सार्वत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है? भाई अगर हम दोनों को टेस्ट करेंगे उसमें हमें पता ही चल जाएगा पीएच स्केल पे कि किसका कितना पीएच है। तो उसी पे बेस पे हम ये बता देंगे कि कौन प्रबल है कौन जो है प्रबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए, अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 4.8 में क्या है। एक परख नली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली है, ठीक है। एक हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हमें कंसनट्रेटेड क्या लेना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। उनकी कुछ बूंदें हम उसमें ले लेंगे, ठीक है। 1 ml उसमें हम इथेनॉल जो एकदम शुद्ध जो अल्कोहल होगा उसको हम डालेंगे, एवं ग्लेशियल एसिडिक एसिड लेंगे। दोनों जो हम लोग ने पढ़े थे उसको हम मिलाएंगे कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें, उसके बाद उसमें हम एक एक करके इथेनॉल की कुछ बूंदें डालेंगे, और फिर उसके बाद ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है इसकी कुछ बूंदें डालेंगे, ठीक है। जो कि ठंडियों में जम जाता है। कम से कम 5 मिनट तक जल ऊष्मक में उसे गर्म करेंगे। जल ऊष्मक में वो जो है वो कोई हीटर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें हम इसको गर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये 4.1 वाला ये है ना, इसमें कैसे जो है दिखाया जा रहा है। अब इसे उस बीकर में उंडेल दीजिए जिसमें 20 से 50 ml जल हो तथा उस मिश्रण को सूंघिए। अब ये जो पूरा जो लिक्विड फॉर्म में हो गया, इसको जो है इस बीकर में जिसमें 20 से 50 ml जल हो उसी में ही इसको पलट दीजिए। इस मटेरियल को जब पलटेंगे बीकर में तो जल में जब पलट देंगे तो उसके बाद उसकी स्मेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जो यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, एस्टर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। बर्नर के ऊपर हमने पूरा ये बीकर रखा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें बीकर में ये पूरा मतलब कि मटेरियल है, ठीक है। तार की जाली, तिपाई, बर्नर, ये सारी चीज़ें।
अभिक्रिया मिश्रण युक्त परख नली, तो इसमें मेनली हमें क्या करना है, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी इसमें हम जो है H2SO4 है इसकी जो है 2-3 बूंदे इसमें मिला लेंगे। ठीक है, तो एक एक मतलब कि यहाँ पे कुछ बूंदे हम इसमें मिला लेंगे। उसके बाद एक एक करके इथेनॉल पर जो शुद्ध इथेनॉल होता है उसकी बूंदे डालेंगे। फिर उसी के साथ एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो भी इसमें थोड़ी सी मात्रा डालेंगे। उसके बाद इसको गर्म करने के बाद फिर ये जो टेस्ट ट्यूब का मटेरियल है इसको वापस से जो है मग में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके मिश्रण की सूंघेंगे, स्मेल करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे अभिक्रियाएं। एथेनोइक एसिड की जो अभिक्रिया है वो क्या है, क्या क्या किसके किसके साथ ये अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम एथेनोइक एसिड का एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, जो ऊपर हम लोग देख रहे थे वो एस्टर की प्रोसेस देख रहे थे। एस्टर प्रमुख रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। यानी कि एस्टर कब बनेंगे, जब जो है अम्ल और एसिडिक एसिड की रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो उसमें एथेनोइक एसिड किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। मेनली क्या करते हैं, ये जो एथेनोइक एसिड होते हैं ये किसी भी अम्ल उत्प्रेरक कोई भी एसिडिक जो है कैटेलिस्ट ले लेंगे, उसकी उपस्थिति में परिशुद्ध इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए एथेनोइक एसिड यहाँ लिया CH3COOH, ये इथेनॉल जो शुद्ध एकदम इथेनॉल होता है CH3CH2OH, इसके साथ रिएक्शन करेंगे वो भी किसी भी अम्ल की उपस्थिति में। फिर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। तो इसी का ही हम जो है यहाँ पे क्या है, ये ओइक एसिड COO यूज़ हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये एक जो है रिएक्शन हो गई इनकी जो एस्टरीकरण में, कि एस्टर जो है वो कैसे बन रहा है। तो देखिए सामान्यतः एस्टर की जो गंध होती है वो मृदु होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसका, जो यहाँ पे जो एथेनोइक एसिड से जो एस्टर बन रहा था उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है जिसे एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोगी लवण बनाता है। तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, ये बेस है, इससे अभिक्रिया करके जो एक क्षार है यानी ये जो एस्टर है इनके साथ जो है अभिक्रिया करेंगे। उसके बाद एस्टर जो है वो पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देता है, वापस ये उसी में ही कन्वर्ट कर देगा। जब ये अभिक्रिया किसके साथ जो है करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब करेगा, जो कि एक क्षार है। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। यही जो क्षार के साथ जो अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन की इसी को ही हम साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। और साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों और सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दिए गए हैं कि देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जो कार्बन श्रृंखला है इसके बेस पे, तो ये हमारा क्या हो गया, मेथ एथ प्रो। ठीक है, 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे, तो ये ब्यूटेन हो गया। और यहाँ पे ओइक एसिड का ये सिंबल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड जो है ये जब NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो अल्कोहल अलग कर देता है, और जो है सोडियम एसीटेट जो है उसको अलग कर देता है। फिर देखिए क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया में क्या है, खनिज अम्लों की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है ना, तो ये जो खनिज अम्ल हैं उनके भांति चाहे वो एथेनोइक एसिड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एथेनोइक एसिड हम ले सकते हैं, उनकी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके ये लवण बनाते हैं, जो कि सोडियम एथेनोइड या फिर सोडियम एसिटेट कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं NaOH की रिएक्शन किसी हुई एथेनोइक एसिड से हुई, क्या बन गया, CH3COO और H2, तो ये बन गया एथेनोइक एसिड, और वाटर निकाल लिए, वाटर रिलीज हो गया। एथेनोइक एसिड कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट में कैसे अभिक्रिया करता है, जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। तो इस क्रियाकलाप में हमें क्या देखना है, जो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए। एक परख नली में एक स्पैचुला भर करके सोडियम कार्बोनेट तथा उसमें 2 ml तनु एथेनोइक एसिड मिलाएंगे। क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें एक स्पैचुला, जो स्पैचुला यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो एक स्पैचुला जो है भर करके सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। उसके बाद इसमें 2 ml तनु एथेनोइक एसिड मिलाएंगे। आप क्या, जब ये मिलाने के बाद आप क्या प्रेक्षित करते हैं, आपने उसमें क्या चेंजेस देखे। उसके बाद ताज़े चूने के जल में एक गैस को प्रवाहित कीजिए। अब ताज़े चूने का जो जल हमको प्राप्त हो गया तो उसको जो है
एक गैस को प्रवाहित कीजिए। क्या आप देखते हैं कि क्या इस परीक्षण से एथेनोइक एसिड एवं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से, तो देखिए इसमें हमने करना क्या था कि मेनली हमें ये लेना था कि एक स्पैचुला भर करके सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 लेना था, ठीक है। और इसमें हमें 2 ml एथेनोइक एसिड Na2CO3 की सिंपली CH3COOH से रिएक्शन करवानी थी। इसका लेवल हमने ले लिया। हमें इसमें जब इनकी जो है स्पैचुला में रख करके इनका जब करवाएंगे रिएक्शन तो हम देखेंगे क्या चीज़ हमें उसमें चेंजेस दिख रहा है। दूसरा, ताज़े चूने के जल में इस गैस को प्रवाहित, जो भी गैस हमें इसमें से रिलीज होगी उसको ताज़े चूने का जो जल है उसमें से गैस को प्रवाहित करेंगे, तब क्या होगा। उसके बाद क्या इस परीक्षण से एथेनोइक एसिड, ठीक है, जैसे कि ये, और सोडियम कार्बोनेट जैसे कि ये की अभिक्रिया उत्पन्न गैस का पता चलता है कि मतलब कि इनकी अभिक्रिया से कोई जो है गैस उत्पन्न हो रही है। अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये जो है क्रिया, यही क्रिया मतलब कि फिर से दोहराइए। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अभी ऊपर यही तो बोला गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। एथेनोइक एसिड ये है, ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेंगे, CH3COONA बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को हम सोडियम एसीटेट ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे भी जो है सोडियम एसीटेट बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। यहाँ पे एथेनोइक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे भी जो है सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ, H2SO2 प्राप्त हुआ। बस फर्क क्या है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब आगे हम देखेंगे ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं जो डिटर्जेंट यूज़ किए जाते हैं। तो क्रियाकलाप के आधार पर देखिए दोनों में एक एक बूंद तेल डालिए। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें दोनों को एक A और B नाम दे देना है। उसके बाद दोनों में एक एक बूंद हम तेल डालेंगे। परखनली B में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालें। दोनों परखनलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाएं। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परखनलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख पाते हैं। तो देखिए कुछ देर तक दोनों परखनलियों को स्थिर रख दीजिए, ठीक है, मतलब हिलाने के बाद उसके बाद इसको फिक्स करके रख दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि क्या तेल की परत अलग हो जाती है, ऐसा किस परखनली में होता है। देखिए इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का मेनली पता चलता है, बस यही मेनली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साबुन का प्रभाव कैसे होता है। तो जो अधिकांश मैल होती है वो तेलीय होते हैं। अब जो तेलीय जो पदार्थ होते हैं इसमें अधिकांश मैल जो होती है वो क्या होती है, तेलीय होती है। और आप जानते हैं कि तेल पानी में आघुलनशील है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी ऊपर, वो भी पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम एवं पोटेशियम लवण जो होते हैं उनकी जो है एक लंबी श्रृंखला होती है। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला से पारस्परिक क्रिया करती हैं। क्या कहने का है कि साबुन का जो आयनिक भाग है वो जल से अभिक्रिया करता है, जबकि जो इसकी कार्बन आयनिक भाग जल से अभिक्रिया, जबकि कार्बन श्रृंखला जो है वो पारस्परिक, वो जो है तेल से अभिक्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार कर देते हैं, जहाँ मतलब मिसेल पूरा बना देते हैं ना। मिसेल क्या होता है अभी देखेंगे, जहाँ अणु एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा जो है वो बाहर की ओर होता है। यानी कि जब काम इसमें जो है साबुन में मिसल कब बनता है, जब साबुन की हम, आपने देखा होगा कि जो है ऐसे नॉर्मली पानी से तो जो तेल होता है वो छूटता है नहीं, वही हम साबुन जब यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ा अजीब सा जो है एक मतलब कि दूधिया जैसा जो है शेप आने लग जाता है। तो ये जो दूधिया जैसा शेप होता है इसी को ही हम मिसेल बोलते हैं, जिसमें कि ये लगता है कि हाँ साबुन की कुछ मात्रा जो है वो साफ़ हो रही है। तो मिसेल का निर्माण में हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे देखिए बीच में जो है सेंटर में क्या है, ऑयल है, ठीक है। जो आयनिक पोर्शन है वो बाहर की तरफ है और जो इसकी जो पूंछ है वो किधर है, सेंटर की ओर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मिसेल की संरचना तैयार हुई है वहाँ पे जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर, दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर रहता है। इससे क्या होता है, इससे पानी में इमल्शन बनता है, ठीक है। एक सिरा बाहर की ओर होता है और एक सिरा जो है वो अंदर की ओर होता है जहाँ पे तेल है। इससे क्या होता है, इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल पानी को
मिसेल को पानी बाहर निकलने में मदद करता है। मतलब क्या कहने का है कि इस प्रकार साबुन का जो मिसेल होता है वो पानी को बाहर निकलने में, भाई वो इकट्ठा हो जाता है, नीचे से पानी जो है बाहर होकर के निकल जाता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। गंदगी जो होती है वो जो है उसके झाग के रूप में निकल जाती है और जो पानी होता है मतलब कि वो अलग हो जाता है। ठीक, तो हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है? ठीक है, तो देखिए ये संरचना यहाँ पे क्या बोला कि मिसेल की संरचना बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे आएगी, यही तो है मिसेल की संरचना, स्टार जैसा स्ट्रक्चर। तो मिसेल की प्रोसेस पहले देख लेते क्या है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दो सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं इनके दो सिरे होते हैं, इनके विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को, जो जल में घुला रहता है, डूबा होता है, उसको हम जलराबी बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो जल स्नेही होते हैं, जल को अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन के विलय दूसरे सिरों को जल विरागी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में जो विलय दूसरे जो सिरे होते हैं उनको जल विरागी कहते हैं। कहने का मतलब है वो जल विरोधी होंगे, यानी उनका जो सिरा होगा वो जल से दूर होगा। ठीक है, जब साबुन जल की सतह पर होता है साबुन, तब उसके जो अणु होते हैं वो अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनका आयनिक सिरा जो है वो जल के अंदर होता है। इस तरीके से वो अपने आप को शो करते हैं। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ, जिसे दूसरा छोर कहते हैं, वो जल के बाहर होती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है, मैल हटाने की जो प्रोसेस होती है, तो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है वो दूसरी ओर जल से बाहर की ओर होती है, जबकि जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण जिसमें जल विरागी पूंछ, गुच्छे के आंतरिक हिस्से में जल विरागी की बात की गई है, हाइड्रोफोबिक की, जो जो है मतलब जल से, वाटर से भागते हैं। ठीक है, तो जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जो आंतरिक हिस्सा मिड वाला जो हिस्सा है, जबकि उसका आयनिक सिरा जो है वो गुच्छे की सतह पर होता है। आयनिक सिरा कहाँ होता है, गुच्छा जो है उसकी सतह पर होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, इस संरचना को ही मिसेल कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक जो प्रोसेस बताई गई है, हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसमें भी देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हाइड्रोकार्बन यूज़ हो रहा था। ठीक है, अब हमने उसकी देखिए यहाँ पे एक हमने टेल देखी है, उसके बाद उसका हेड देखा है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अंदर होता है, यानी कि उसकी जो है जो पूंछ होती है। ठीक है, दूसरा आयनिक जो सिरा है, मतलब अणु को अगर व्यवस्थित कर लें तो उसमें हम देखेंगे कि इनका जो आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा यानी एन ए पॉजिटिव वाला, ये जो आयनिक सिरा है वो जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये पूंछ जो होगी वो हाइड्रोकार्बन क्योंकि ना ये जल के बाहर होती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइन बोली गई है। तो हमने ये पढ़ लिया था कि हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है, हाइड्रोकार्बन का जो सिरा होता है वो जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी जो पूंछ होती है, जो कि जल से मतलब भागने का काम करती है, वो आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उनका आयनिक सिरा जो है वो गुच्छे की तरह है, गुच्छे की सतह पर हो, आयनिक जो इनका हिस्सा है। ठीक है, तो गुच्छे की सतह पर हो। इस संरचना को ही हम मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है। मिसेल के रूप में साबुन जो है वो अगर स्वच्छ करना है तो वो जो है सक्षम रहता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के अंदर में एकत्र हो जाती है। अब देखिए और गंदगी जो होती है वो तो ऊपर एकदम जो है झाग के रूप में निकल आती है, लेकिन जो तैलीय मैल होता है वो इसके सेंटर पर होता है। तो मिसेल विलियन में कोलाइट के रूप में बने रहते हैं। ये जो तैलीय विलियन होते हैं ये कोलाइट सॉल्यूशन में रहते हैं, तथा आयन आयन विकर्लर के कारण, आयन हो या आयनों का विकर्षण हो, उसके कारण अवक्षेपित नहीं हो पाते। क्या मतलब यहाँ बात कही गई कि जो मिसेल विलियन है उनके कोलाइट के रूप में ये बने रहते हैं। कब, जब जो है तेलीय मैल होता है। ठीक है, तेलीय मैल में जो मैल होती है वो कहाँ, केंद्र में जाकर के एकत्रित हो जाती है, जो यहाँ ऊपर एकदम सेंटर पे दिखाया गया था। तो जो मिसेल विलियन होता है वो कोलाइडो के रूप में बने रहते हैं, कोलाइड की फॉर्म में वो बने रहते हैं, तथा आयन 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 विकर्षण के कारण वे अवशोषित नहीं होते हैं। आयन आयन का जो विकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं आयन आयन, तो वो उनके कारण वो अवशोषित नहीं, अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। इस कारण मिसेल में तैरते मैल आसानी से हट जाते हैं। आकर्षण कर लेंगे तो नहीं इजीली हट पाएंगे ना। तो साबुन के मिसल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। साबुन के बने हुए जो मिसल होते हैं प्रकाश को कम्प्लीटली प्रकीर्णित कर लेते हैं। यदि आप यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। तो बादलों में ही तो जो प्रकीर्णन की प्रोसेस होती है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि साबुन का जो घोल है वो बादलों की जैसी जो है स्ट्रक्चर रखता है।
इस क्रियाकलाप में देखिए अलग अलग परखनलियों में 10-10 ml आसुत जल लीजिए, ठीक है, वर्षा का जल आप ले सकते हैं जिसमें कोई और जो है इसमें मिनरल्स वगैरह ना हो। कठोर जल हैंडपंप या कुएं का जल लीजिए। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं एक तो आप 10-10 ml आसुत जल लीजिए 10 ml, और दूसरा कठोर जल ले लीजिए। कठोर जल में हैंडपंप या कुएं का जल, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या करना है, दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिलाइए, दोनों ही में। दोनों परखनलियों को एक ही समय तक हिलाइए और उसमें बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। तो दोनों ही परख नली जो है उनको हिला करके हमें मेनली झाग पे ध्यान देना है। किस परख नली में अधिक अधिक जो है झाग बनता है इसे देखेंगे। उसके बाद किस परख नली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है इसे भी देखेंगे। तो शिक्षक के लिए निर्देश, यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम की क्लोराइड को घोल करके कठोर जल तैयार करते हैं। मतलब सिंपल यहाँ पे बस इतना देखना है कि 10-10 ml की हमें लेनी है आसुत जल की ले लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक में कठोर जल की ले लेनी है। अब कठोर जल वो चाहे जहाँ का भी हो या फिर हैंडपम्प का हो या कुएं का हो, ठीक है। तो इसमें हमें मेनली क्या करना है, साबुन की घोल जो है मिलानी है उसकी कुछ बूंद, और उसको हमने इसको बहुत ज़्यादा उसको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद हम मेनली उसकी झाग पर ध्यान देंगे कि झाग बन रही है कि नहीं बन रही है, किस परख नली में ज़्यादा है किस में कम है। और फिर ये भी देखेंगे कि दही जैसा स्ट्रक्चर और शेप जो है वो कौन सी टेस्ट ट्यूब दे रही है। हाँ, अगर मान लीजिए कठोर जल नहीं मिल रहा है तो आप जो नॉर्मल जल होता है साधारण जल, उसमें आप कार्बोनेट, सल्फेट या मैग्नीशियम, कैल्शियम या क्लोराइड के जो इन सबको, ये जो मिनरल्स हैं इनको घोल करके आप कठोर जल तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप जो है इसमें, क्योंकि वही जो क्रियाकलाप करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा जो जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए। इसमें 2 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक में 10-10 ml कठोर जल डालिए। फिर एक में साबुन की घोल को 5 बूंद तथा दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। मतलब कहने का है कि पहला वाला जो सोल्यूशन होगा उसमें जो है साबुन की घोल की जो है 2-3 ड्रॉप्स जो है 5 ड्रॉप्स डाल देंगे, और वही जो डिटर्जेंट जो है उनकी घोल में भी 5 बूंद हम डाल देंगे, ठीक है। तो कठोर जल में डिटर्जेंट के घोल की 5 बूंद हम डाल देंगे। अब दोनों परख नलियों को एक ही समय तक के हिलाएं। क्या दोनों में झाग मात्रा समान है? किस परख नली में दही जैसा ठोस पदार्थ आ रहा है? यही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे। तो क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है? ठंडियों में अक्सर करके आप अनुभव करेंगे। ठंडियों में आप जो है अनुभव करिए कि झाग बनने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ, जिन्हें स्कम कहते हैं, वो जमा रह जाता है। जल से बॉडी को धो लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ जो है पदार्थ जो होते हैं वो जमे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। क्या करते हैं कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। जब उनसे अभिक्रिया करेगा तभी तो कपड़ा साफ होएगा। तो एक अन्य प्रकार की यौगिक यानी कि अपमार्जक डिटर्जेंट का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। मतलब इस वाले में सिंपल बस इतनी बात की गई है कि जैसे कभी कभी ये होता है कि शरीर जो है वो काफ़ी साबुन लगाने के बाद भी हमें झाग नहीं मतलब प्राप्त होता है, तो ऐसा लगता है जैसे साफ़ नहीं हुआ है, ठीक है। आघुलनशील जो है कुछ पदार्थ जो है वो आघुलनशील पदार्थ की तरफ जो है ऐसे लगते हैं कि वो जो है जमे हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम मैग्नीशियम लवण है उन्हीं के साथ ही अभिक्रिया करता है कठोर जल में उपस्थित। तो ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ेगा अगर इस तरीके की गंदगी अगर और हटानी है। तो एक अन्य प्रकार की यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः जो डिटर्जेंट होते हैं वो सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण भी होते हैं। कौन से होते हैं? सल्फोनिक लवण होते हैं, सल्फर यूज होगा, और दूसरा अमोनिक जो है अमोनियम लवण भी होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। अब इन यौगिकों का अवशोषित शिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चला, इन यौगिकों का जो अवशोषित सिरा है, सॉरी आवेशित सिरा है, जो चार्ज वाला सिरा जो हम लोग देखा ना बाहर की तरफ था वो जल में उपस्थित जो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं उनके साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। अघुलनशील पदार्थ जो बना लेते हैं तो जल ईजिली अलग हो जाता है और गंदगी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग ने जो डिटर्जेंट जो थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखिए ये जो चैप्टर था, जो कि हम लोग क्या करते हैं
एनसीईआरटी की पहले रीडिंग करते हैं, जो टर्म उसमें समझ में आता है वो जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन था इसमें हम लोग ने काफ़ी टर्म्स जो थे उनको समझने की कोशिश की। बाकी जो रीडिंग वाला एक प्रोसेस की इस पूरे चैप्टर में था क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली। तो 2 पोर्शन में इसी वजह से हम लोग ने किया था, क्योंकि इसमें ये काफ़ी लेंदी जो है चैप्टर चला गया, तो ये सेकेंड पोर्शन तो और लेंदी चला गया, ठीक है। तो इसलिए तो देखिएगा कि इसमें जो है क्या क्या जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।